13 नंबर देखिए, 13 नंबर देखिए, 13 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक एक ही कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालिए, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालिए और EMR निकाल दीजिए। ठीक है, लेकिन अब क्या है, हमारा थोड़ा कंसेप्ट बदलेगा। ध्यान दीजिए, इधर कह रहा है कि एक प्रासधरण किसे कहते हैं? कैंटिलीवर बीम को। ठीक है, कह रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम का पार्ट मतलब क्या होता है? स्पान, यानी लंबाई कितना है आपका? 2 मीटर। कह रहा है एक कैंटिलीवर बीम का लंबाई कितना दे रहा है आपका? 2 मीटर। और क्या दे रहा है? इस पर 6 किलो न्यूटन का प्रति मीटर का यूडीएल लोड आ रहा है। यूडीएल लोड कितना आ रहा है? यूडीएल यानी डब्ल्यू कितना आ रहा है? समझिएगा, 6 किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल लोड आ रहा है। कह रहा है कि यदि प्रासधरण की कुल लंबाई में माप 200 गुणे 400 mm हो। समझिएगा, यानी बी कितना दे रहा है आपका? 200 mm और कैपिटल डी कितना दे रहा है आपका? 400 mm। कुल माप कह रहा है ना, इफेक्टिव डेप्थ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? कुल माप कर रहा है। तो तनन निष्पात ज्ञात करिए, यानी आपको EST ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? EST का क्षेत्रफल। और समझिए, कह रहा है कि यम 15 ग्रेड की कंक्रीट तथा FI 250 ग्रेड का इस्पात प्रयोग किया गया है। कंक्रीट का भार कितना है? 25,000 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी घनत्व दे रहा है। डेंसिटी ऑफ, वो भार लिखता है डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितना है आपका? 25,000 दिख रहा है न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, दिख रहा है 25,000 न्यूटन मीटर प्रति क्यूब। अब समझिएगा, कह रहा है ना कि जो ग्रेड प्रयोग किया गया है वो यम कितने का ग्रेड प्रयोग किए भाई? 13 नंबर यम 15 ग्रेड और FI 250, यानी जो कंक्रीट का ग्रेड है वो 15 ग्रेड है और FI यानी स्टील का ग्रेड कितना है? 250। अब बताइए, हम कोई भी न्यूमेरिकल लगाने पे क्या अल्टीमेट स्ट्रेस पे न्यूमेरिकल लगाते हैं? नहीं। किस स्ट्रेस पर लगाते हैं? वर्किंग स्ट्रेस पे, पता होगा आपको, या फिर डिजाइन स्ट्रेस पे। तो देखिए, सिग्मा CV कैसे निकलेगा? अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है? 15 और सुरक्षा गुणांक कंक्रीट का कितना होता है? 3 होता है। कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक कितना होता है? 3। तो हो जाएगा आपका 5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। सिग्मा CV निकल गया। देख रहे हैं, RCC में इसी तरह घुमाता है ना। सिग्मा CV निकल गया। अब सिग्मा ST कैसे निकलेगा? सिग्मा ST कैसे निकलेगा? 250 अपान स्टील का सुरक्षा गुणांक कितना होता है? 1.78। 1.78 कितना मिल जाएगा? 140 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। एकदम ना पहला क्लास जो RCC का है उसमें यही सब बताएं कि अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको समझ आएगा, पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा। सिग्मा CV कितना हो जाएगा? अल्टीमेट स्ट्रेस अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। सिग्मा ST कितना होगा? अल्टीमेट स्ट्रेस अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते हैं, स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.78। ठीक है, हमको निकालना क्या है? छड़ धरन में कितना छड़ लगा हुआ है। अब समझिएगा, आपको समझ आ रहा है क्या करना पड़ेगा? करते हैं हम। देखिए, क्या हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? EST चाहिए। देखिए, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला क्या होता है? इक्वल टू यम AST D माइनस एक्स। EST तो आपसे पूछ ही रहा है, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। अब क्या निकालेंगे? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। समझिए, निकालिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? यम सिग्मा CBD अपान यम सिग्मा CV प्लस सिग्मा ST। और देखिए, यम का मान कितना है? 18 नहीं दिया है ना यम का मान। अब देखिए, यम का भी मान नहीं दिया, इसमें यम का भी मान नहीं दिया। तो यम का मान निकालने के लिए हम कुछ बताए थे, फार्मूला क्या बताए थे? दिख रहा है, थोड़ा देख लीजिए। तो यम इजकल 280 3 सिग्मा CV बताए थे, 280 3 सिग्मा CV बताए थे ना। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए, निकालिए यम का मान निकालिए। 280 3 का मान 3 और सिग्मा CV का मान कितना निकाले हैं? 5। देखिए, दीजिए, भाग दीजिए, देखिए कितना रहा। आ जाएगा ये 18 के आसपास। 18 कुछ आता है, हम ले लेते हैं इसको 18। हाँ, 18.66 कुछ आता है, 18 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख रहे हैं ना, धीरे धीरे कंप्लीटेड कर रहा है। इसलिए पूरी बेसिक चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा कि यम कैसे निकलेगा। सिग्मा CV नहीं देगा तो इसी तरह कहेगा,
और कभी कभी एफ आई 250 नहीं लिखेगा, वो कह देगा टोर बार का यूज़ किया गया है, वो कह देगा टोर बार। तो हम आपको बताए थे एफ आई 415 से ऊपर को क्या कहते हैं, टोर बार कहते हैं। तो टोर बार में एफ आई 415 पर लेकर कर देंगे या फिर 500 पर लेकर कर देंगे, है ना। तो एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को समझना है RCC का। 18 आ गया ना, तो एम का मान कितना लिख दिए 18, सिग्मा सी बी का मान 5। अब बताइए स्मॉल डी दिया है क्या, नहीं, क्या दिया है वो, कैपिटल डी। तो हम फिर मानेंगे, माना इफेक्टिव कवर कितना है 30 mm मान ले रहे हैं, इफेक्टिव कवर कितना मान ले रहे हैं 30 mm। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगा आपका, इफेक्टिव डेप्थ यानी स्मॉल डी क्या हो जाएगा 400, यानी कुल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर कितना हो जाएगा 30, यानी 370 mm। मानेंगे कि नहीं। अब बताइए आंसर क्या मिलेगा, मिलेगा आंसर, नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई पता नहीं क्या इफेक्टिव कवर माना है कि नहीं। वो 20 भी मान सकता है, 25 भी मान सकता है, 35 भी मान सकता है कि नहीं। इसीलिए इसमें आंसर एकदम एक्यूरेट नहीं मिलता है, मिलेगा एक्यूरेट नहीं मिलने वाला। अब देखिएगा डी का मान कितना आ गया आपका 370। अब समझिएगा एम का मान हो जाएगा 18, सिग्मा सी बी का मान 5, सिग्मा एस टी का मान 200 नहीं कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा ना। सिग्मा एस टी कितना है 140, एक्स देख लीजिए कितना रहा है, कैलकुलेटर दीजिए। करिए फटाक से करिए, कितना रहा है 144.78 mm, है ना 144.78। चलिए आगे बढ़े, सही है। अब देखिएगा, अब हमको क्या दिमाग लगाना है कि हमको W दिया है, क्या दिया है मेरा W दिया है, क्या दिया है W से क्या बेंडिंग मोमेंट हम निकाल सकते हैं। अब देखिए फॉर कैंटिलीवर बीम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है WL²/2 होता है कि नहीं होता है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है WL²/2, कब, जब UDL लगाओ। जैसे समझिए, कुछ नोट कर लीजिए, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम पे पॉइंट लोड लगा है तो बेंडिंग मोमेंट कितना होता है WL/4 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे UDL लगा हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है WL²/8, है ना। जब कैंटिलीवर बीम पे पॉइंट लोड लगा हो तो बेंडिंग मोमेंट कितना होता है W/L, और जब कैंटिलीवर बीम पे UDL लगा हो तो बेंडिंग मोमेंट कितना होता है WL²/2, है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, बार बार ना बताना पड़े, ठीक है। अब समझिएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा WL²/2। तो L तो आपको पता है, L कितना पता है, देखिए दिया है आपका 2 मीटर का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा आपका 2। आपको W पता है, W आधा पता है आधा नहीं पता है, कैसे समझिएगा। ये जो W है आपका, ये कौन सा लोड है UDL लोड, यानी W1 क्या है आपका W1। UDL कितना मिला 6 किलो न्यूटन, समझिएगा, यानी लिख सकते हैं हम 6000 न्यूटन प्रति मीटर, है ना। कितना है 6000 न्यूटन प्रति मीटर। अब समझिए ये आपका कौन सा बीम है कैंटिलीवर बीम, है ना। ये कौन सा बीम है आपका कैंटिलीवर, इस पर UDL कितने का लगा है 6000 न्यूटन प्रति मीटर, है ना, 6000 न्यूटन प्रति मीटर। तो क्या इसका भार नहीं होगा क्या, बीम का भी तो कुछ भार होगा, उसके कारण भी तो कुछ बेंड होगा कि नहीं होगा, बीम का भी भार होगा। तो हम क्या निकालेंगे, बीम का भी भार हम निकालेंगे और UDL में इसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तब मेरा क्या आएगा टोटल लोड आएगा। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो घनत्व तो दिया है कि नहीं कि दिया है, डेंसिटी ऑफ घनत्व, इसीलिए दिया है। क्यों दिया है समझिएगा, समझिए घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, होता है ना। देखिए घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा ना। अब समझिएगा इस बीम के लिए क्या हो जाएगा, इस बीम के लिए यानी W2 क्या हो जाएगा, घनत्व कितना है 25000, है कि नहीं है। घनत्व कितना है 25000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब दिया, घनत्व 25000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। हमको चाहिए क्या, आयतन चाहिए। आयतन देखिएगा लंबाई 1, अब क्यों लंबाई 1 लिख रहे हैं वो बता रहे हैं। लंबाई 1, चौड़ाई, बीम की चौड़ाई कितनी है 200 mm, तो मीटर में आ जाएगा 0.2 आ जाएगा मीटर में, है ना। लंबाई हो गया 1, चौड़ाई 0.2
और कुल गहराई, भार प्रभावी गहराई का थोड़ी आएगा, भार तो आपका कुल गहराई का आएगा ना, भार किसका आएगा आपका कुल गहराई का। कुल गहराई कितना है आपका 400, तो कितना आ जाएगा 0.4। 3 डायमेंशन मिल गया, आयतन मिल गया, लंबाई चौड़ाई और गहराई। ये क्या हो गया आपका घनत्व, भार निकल गया W2 है ना, आपका भार निकल गया। अब समझिएगा एक लंबाई एक लिखने का मतलब क्या है, इसको कैलकुलेट करके बताइए। W2 का मान 2000 कितना रहा है 2000 न्यूटन प्रति मीटर। इसे हम कहते हैं W2 को सेल्फ लोड। क्या कहते हैं सेल्फ लोड, ठीक है, सेल्फ लोड ऑफ बीम, यानी बीम का स्वयं का भार। अब समझिएगा ये 2000 न्यूटन, लेकिन लंबाई कितना लिए हैं हम, जब लंबाई का मान 1 लिखते हैं तभी लिखते हैं न्यूटन प्रति मीटर। यदि लंबाई का मान जितना लंबाई दिया उतना लिख देते तो न्यूटन, सिर्फ किस में लोड आता है न्यूटन में, लेकिन लंबाई 1 लिखने से किस में आ गया मेरा लोड यूडीएल के रूप में, न्यूटन प्रति मीटर के रूप में, क्योंकि मेरा यूडीएल कैसे दिया है न्यूटन प्रति मीटर के रूप में, तो सेल्फ लोड को भी कैसे ला दिए न्यूटन प्रति मीटर के रूप में, ठीक है। अब देखिए टोटल लोड कितना जाएगा, टोटल लोड आ जाएगा आपका यूडीएल लोड है कि नहीं, यूडीएल यानी W1 प्लस क्या हो जाएगा सेल्फ लोड जिसे हम क्या कहे हैं W2। टोटल लोड मतलब W कितना आ जाएगा W इक्वल टू, देखिए एक कितना है आपका 4000, कितना है 6000 प्लस एक कितना है आपका 2000, तो टोटल लोड कितना आ जाएगा 8000 न्यूटन प्रति मीटर है ना। अब देखिए अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा आपका, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा WL²/2 है ना, WL²/2। अब W आपको मिल गया ना 8000, L का मान कितना है आपका 2²/2, कितना आ रहा है देखिए बेंडिंग मोमेंट 16000 न्यूटन इंटू मीटर है ना, क्योंकि आपका दो किस्में है मीटर में है, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। अब देखिए अब हम कह सकते हैं फॉर बैलेंस सेक्शन, अब देखिए प्रतिबल कितना होता है यानी प्रतिरोध कितना होता है, जितना हम बल लगाएंगे उतना ही तो प्रतिरोध मिलेगा। तो बेंडिंग मोमेंट, एक बेंडिंग मोमेंट से पहले क्या पढ़ेंगे प्रतिरोधी आघूर्ण पढ़े है ना, एमआर वाला प्रतिरोधी आघूर्ण। तो जितना आपका बेंडिंग मोमेंट देगा उतना ही आपका वो प्रतिरोध करेगा, किसका बेंडिंग मोमेंट का, समझ रहे हैं। जैसे जितना बल लगाते हैं उतना ही प्रतिबल, बल का मान बढ़ाएंगे प्रतिबल का मान बढ़ता जाएगा, बल का मान घटाएंगे वो क्या स्वयं संयोजी होता है ना, सेल्फ एडजस्टमेंट। तो जितना आपका बेंडिंग मोमेंट आएगा उतना ही आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, समझ रहे हैं। तो बैलेंस सेक्शन के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं इक्वेट बैलेंस्ड एमआर विथ, एमआर क्या है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एमआर विथ एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट, यानी नमन आघूर्ण को, हिंदी क्या हो जाएगा आपका नमन आघूर्ण को प्रतिरोधी आघूर्ण के बराबर, इक्वेट मतलब होता है बनाना, आघूर्ण के बराबर बना रहे हैं रखने पर, ठीक है भाई। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या होगा बराबर होगा, जितना बेंडिंग देगा उतना ही वो रेजिस्ट करेगा है ना। तो लिख सकते हैं हम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एमआर, हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एमआर। बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है 16000 आ रहा है ना, एमएम में कर दे क्या 10/3 न्यूटन इंटू एमएम हो जाएगा ना, न्यूटन इंटू एमएम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा हमको निकालना क्या है, मेरा फोकस कहाँ है, अब कहाँ जा रहे हैं, हमको EST निकालना है, क्या निकालना है EST निकालना, ठीक है। तो EST MRC में आएगा कि EST MRT में आएगा, MRT में आएगा, EST सिग्मा ST D-x/3 आएगा ना MRT में। तो MRT क्या हो जाएगा, MRT के बराबर रख देंगे EST सिग्मा ST D-x/3 हो जाएगा। अब देखिए 16000 गुणे 10/3 इक्वल टू EST हमको निकालना है, सिग्मा ST 140 है, D कितना है आपका 370 x। अब देखिए बैलेंस सेक्शन के लिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा बराबर होगा है ना, यहाँ बैलेंस बनाया ना, बैलेंस सेक्शन के लिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा बराबर होगा। हम बताए थे जब कुछ नहीं कहेगा तो हम डिजाइन किस में करेंगे बैलेंस सेक्शन के रूप में। अब समझिएगा तो
एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा 144.78/3। देखिए कितना आ रहा है एस टी का मान, पूरा कैलकुलेट करके हमको बता दीजिए डायरेक्ट, या सिर्फ इतना ही बता दीजिए, बताइए हम डिटेल कर दे रहे हैं। 16 × 10/6 = से इतना बताइए। नहीं पूरा पूरा इतना गुणे 140 कर दीजिएगा। माइनस घटाना है, क्यों नहीं घटाना है, पूरा घटा करते बताइए, इतना हमको पूरा अच्छे से बताइए एकदम। कितना रहा? 5175 1.74 EST। ठीक है, अब इसमें भाग दे दीजिए इससे चेक करिए, बताइए कितना रहा। रुकिए लग जाने दीजिए, इसमें इससे दे दीजिए, इसमें इससे तभी तो एसटी आएगा, एसटी लाना है। ऐसा ही है, चेक किए आपका? अरे मेरे लाल, करिए भाई, कितना टाइम लगा रहे हैं आप लोग इसको करने में। कितना रहा आंसर आपका? 309 mm²। ठीक है, कितना रहा है? 309 mm²। दीजिए हम चेक कर लें एक बार। ये देखिए गलत है, 45 आ रहा है। कितना आ रहा है? 45,043.6 आ रहा है ना? हाँ, अब दीजिए, अब एस टी निकालिए यहाँ से। एस टी आपका 16 1 2 3 4 5 6 भागा 450.43.6 आ जाएगा आपका 355.21 mm²। आंसर कितना दे रहा है बुक में? 350 दे रहा है, तो देख रहे हैं ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा आंसर? समझ आया क्या करना है? सबसे पहले समझिए, हेलो समझिए, लिखिएगा बाद में, लेके बोर्ड को घर नहीं जाएंगे हम, ठीक है? लिखने लगते हैं। ये प्रोसेस समझ आया क्या क्या कर रहे हैं? लिखते रह जाएंगे, छापते रह जाएंगे ज़िंदगी भर। समझ लीजिए पहले करना क्या है। अब देखिए, EST निकालना था तो EST मेरे लिए बहुत आसान था निकालना। EST बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए कैसे बड़ा चीज़ नहीं है, हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकाले ना, बैलेंस सेक्शन के डायरेक्ट हम कर दिए होते bx²/2 = m ASTD - x। इसमें x का मान रख दिए होते, आ गया होता नहीं EST? नहीं, लेकिन हम इसलिए नहीं निकाले इस तरह, क्योंकि आपका दिया है बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, आपका लोड दिया है, लंबाई दिया है ना, तो इस प्रोसेस से निकालना है। तो पहले क्या निकाले हम? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकाले हैं। हम जानते हैं इसमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस नहीं निकाल पाएंगे, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को ही क्या मान लेंगे हम? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। उसके बाद हम यूडीएल लोड दिया है, उसके बाद क्या निकाले हम? सेल्फ लोड। बीम का तो भी तो कुछ भार होगा, उसके कारण भी बेंड होगा, तो सेल्फ लोड निकाल के क्या कर दिया? जोड़ दिया। उसके बाद बेंडिंग मूवमेंट, और बैलेंस सेक्शन के लिए बेंडिंग मूवमेंट को किसके बराबर बना दिए हम? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। और जितना बेंडिंग मूवमेंट दिया उतना ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? EST। तो ये समझना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा जितना आगे पढ़ेंगे, ठीक है? नोट करिए।